आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं मौर्य राजवंश या मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी और यह किस तरीके से चक्रवर्ती सम्राट बन जाता है, किस तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार करता है और कौन कौन से विद्वान चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या क्या बातें करते हैं और किस किस रचना में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या क्या वर्ड बोले गए हैं। और लास्ट में हम इसी के क्रम में हम पढ़ेंगे या बात करेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस तरीके से हो जाती है। तो सबसे पहले हम मौर्य राजवंश के बारे में जान लेते हैं। ये था क्या कि मौर्य राजवंश या मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य था। इस राजवंश ने भारत पर 137 वर्षों तक राज्य किया था या शासन किया था। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और इसके मंत्री चाणक्य को दिया जाता है। इस साम्राज्य का विस्तार पूर्व में मगध और गंगा नदी के मैदानों से शुरू होता है। इस साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो आज के पटना शहर के पास है। अब हम ये देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इस साम्राज्य की स्थापना 322 ईस्वी में की थी और बहुत तेज़ी से यह भारत के पश्चिम वाले हिस्से पर ये अपने साम्राज्य का विस्तार ये कर लेता है। अब इस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने छोटे छोटे जो क्षेत्रीय राज्यों के आपसी मतभेदों का फायदा उठाया था, जो कि सिकंदर के आक्रमण के बाद वो पैदा हुए थे। और सिकंदर ने जब आक्रमण किया था उस समय जो छोटे छोटे राज्य थे उनमें आपसी मतभेद होने लगा था, और जब वो आपसी मतभेद उन लोगों में होने लगा था तो वो आपस में टूटने लगे। जब वो अलग अलग होने लगे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 1 बाय 1 सभी राज्यों पर एक एक करके आक्रमण किया और अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो इस तरीके से वह आपसे उन क्षेत्रों के आपसी मतभेदों का वो फायदा उठा लेता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने 316 ईस्वी तक वह पूरे उत्तर से लेके पश्चिम तक पर अपना अधिकार वो पूरी तरीके से कर लेता है। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि अब चंद्रगुप्त मौर्य अब क्या कहलाने लगा, एक चक्रवर्ती सम्राट वो कहलाने लगा। अब वो चक्रवर्ती सम्राट बन जाता है। इस तरीके से मौर्य राजवंश का एक वृहद स्तर पर मतलब विस्तार होता है, यानी कि एक विशाल स्तर पर उसका निर्माण हो जाता है या विस्तार उसका मौर्य साम्राज्य का विस्तार इस तरीके से हो जाता है। अब महान चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा अशोक सम्राट के कारण ही इस साम्राज्य को एक महान और शक्तिशाली बनकर पूरे प्रदेश भर में या पूरे विश्व भर में ये प्रसिद्ध हुआ था। अब हम ये देखते हैं कि विशाखादत्त की रचना मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र माना गया है और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को एक वृषल और कुलहीन भी कहा गया है। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखादत्त की 2 अन्य रचनाएं और भी हैं, जिसमें सबसे पहले जो रचना आती है वो है देवी चंद्रगुप्तम है और दूसरी है अविशारका वंचितक है। अब हम आगे ये देखते हैं कि बौद्ध ग्रंथ महाबोध वंश के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य राजकुल से संबंधित था या ये राजकुल में ये पैदा हुए थे। अब विलियम जोन्स एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की तुलना मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। अब जस्टिस ने अपने विवरणों में सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य का विवरण लिखा है या उल्लेख उन्होंने किया है। अब हम आगे देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी विजय प्राप्त कर ली थी, जो कि जैन और तमिल साक्ष्यों से सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। अब राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो पूरे भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही हुआ था।
तो इस साम्राज्य का विस्तार व्यास नदी से लेकर के सिंधु नदी तक हो जाता है। अब रुद्रदामन अभिलेख से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत पर अपना अधिकार कर लिया था और जैन ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अवंती पे भी अपना अधिकार कर लिया था। तो पहले तो पश्चिम भारत पर किया था, फिर इसने अवंती पे भी अपना अधिकार कर लिया था। अब रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह भी पता चलता है कि प्रांतीय राज्यपाल पुष्पगुप्त या पुष्यगुप्त यानी प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सिंचाई के बांध का निर्माण कराया था, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह प्रांत मौर्य साम्राज्य का एक हिस्सा था। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति या सिकंदर के यूनानी सेनापति सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को परास्त कर दिया था या उसे बुरी तरीके से हरा दिया था। इस तरीके से हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य किस तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार करता है और किस किस ग्रंथ में इसके बारे में क्या क्या बातें कही गई हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि चंद्रगुप्त की मृत्यु किस तरीके से हो जाती है। चंद्रगुप्त की मृत्यु सल्लेखना समाधि के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य अन्न जल को त्याग देते हैं, जिस तरीके से इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु कर्नाटक में श्रावण बेलगोला में ये अन्न जल को त्याग देते हैं और वहीं पर अपने शरीर को ये छोड़ देते हैं या अपने शरीर को ये त्याग देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब इन्होंने अन्न जल त्यागा था तो इनके साम्राज्य में भारी अकाल पड़ा था। तो अब इतना चक्रवर्ती सम्राट होने के बावजूद भी अकाल पड़ा, इन्होंने अन्न जल त्याग दिया। अन्न जल त्यागने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये जो सल्लेखना समाधि है ये जैन प्रथा थी। ये जैन प्रथा के अनुसार इन्होंने अपने प्राणों को छोड़ दिया। लेकिन सल्लेखना विधि वो होती है कि जब व्यक्ति अपनी मृत्यु के करीब आता है, अपनी मृत्यु के धीरे धीरे करीब आता है, तो उसे आभास हो जाता है कि मैं मरने वाला हूँ। तो ये सोच करके वो अन्न जल को छोड़ देता है धीरे धीरे। तो एक अवस्था एक ऐसी आ जाती है कि उसके प्राण निकल जाते हैं। तो ये थी सल्लेखना विधि या सल्लेखना समाधि थी जैन प्रथा के अनुसार। तो ये थी यहाँ तक की जानकारी। अब हम आगे की वीडियो में बात करेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन क्या था। मेगस्थित की जो इंडिका थी, मेगस्थित ने इंडिका में क्या क्या लिखा था चंद्रगुप्त के प्रशासन के बारे में, और कौटिल्य की अर्थशास्त्र जो थी, अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने क्या लिखा था और किन किन बातों का उन्होंने वर्णन किया था। तो हम आगे की वीडियो में हम बात करेंगे। तो यही ये टॉपिक ख़त्म होता है।